जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज हम बात करेंगे ऑप्टिक्स चैप्टर के बारे में। ऑप्टिक्स आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। ऑप्टिक्स आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। तो 10th और 12th के दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर हम आज इस वीडियो में आपके साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत आपकी कहां से होती है? शुरुआत होती है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है ना? व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लाइट तो आप क्या बोलोगे बेटा? ठीक है, तो व्हाट इज लाइट, तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या होती है बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक तरह की एनर्जी है ना, जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। विच हेल्प अस टू सी द थिंग, है ना, चीजों को देखने में मदद करती है। और इसका नेचर कैसा होता है? नेचर मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो बेटा इसका नेचर होता है डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब ये पार्टिकल फॉर्म में भी आगे बढ़ता है, मतलब ये कण के रूप में भी आगे बढ़ता है, और ये वेव या तरंग के रूप में भी आगे बढ़ता है ना। तो पार्टिकल फॉर्म में जब हम इसका देखते हैं तो हमारे पास एक फिनोमिना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमको ये पढ़ना है। और जब हम वेव नेचर इसका देखते हैं, वेव नेचर को स्टडी करते हैं, तो वेव हमारे पास कई तरह की होती हैं। तो उन वेव्स को हमें यहाँ पर समझना है और उनको यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो एक एक करके हम वेव्स को भी समझेंगे और उनके नेचर्स को भी समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं लाइट में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हम लाइट का डुअल नेचर क्यों लेते हैं, हम सिंगल नेचर लेके क्यों नहीं चलते हैं, हम पार्टिकल और वेव लेके दोनों क्यों चल रहे हैं? भाई किसी चीज को लेकर अगर आपके दिमाग में दो मत हैं तो ये दोनों मत होना अच्छी बात है? नहीं। किसी चीज को लेकर आप दुविधा में पड़े हुए हैं, दो चीजों मतलब उसके लिए पॉजिटिव भी सोच रहे हो निगेटिव भी सोच रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसी तरह से हम लाइट के डुअल नेचर लेके क्यों चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लाइट को अगर हम पार्टिकल मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं? पार्टिकल, तो हम सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर लेते हैं एक्सेप्ट पोलराइजेशन। ठीक है, क्योंकि अगर लाइट को पार्टिकल मानोगे तो लाइट कैन नॉट बी पोलराइज्ड, क्योंकि पार्टिकल का पोलराइजेशन नहीं होता है। और अगर आपने लाइट को वेव मान लिया तो आप सब कुछ प्रूव कर सकते हो एक्सेप्ट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये आप कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो ज्यादातर चीजें आप कर सकते हो, है ना। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो क्या प्रूव नहीं हो सकता है? पोलराइजेशन। और अगर हम लाइट को वेव माने तो क्या नहीं प्रूव हो सकता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेटा अगर हम बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है? लाइट की रेज, हम मानते हैं कि लाइट की रेज जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? फोटोन। हम इसे क्या बोल देते हैं बेटा? फोटोन बोल देते हैं। और जब यही मान लेते हैं इन एनर्जी पैकेट की एनर्जी है ईपी, और जब यही फोटोन किसी सरफेस पे गिरते हैं, किस पे गिरते हैं? सरफेस पे या सतह पे गिरते हैं, और सरफेस की एनर्जी ईएस हो जाती है ना। और अगर फोटोन की एनर्जी सरफेस की एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो सरफेस से क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसी पूरे फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने वाले एक व्यक्ति कौन थे? हमारे चाचा एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस फिनोमिना को दिया था, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। कई लोगों को लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी E=mc² है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आज तक एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल प्राइज की खास बात क्या है भाई? वो 6 फील्ड में दिया जाता है और हमेशा आपकी लाइफ स्पैन में दिया जाता है। ठीक है, जब तक एल्बर्ट आइंस्टीन जिंदा रहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर क्वेश्चन उठते रहे, इनके जाने के बाद भी उठते रहे।
और अभी भी लोग इसको लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, इसे याद रखिएगा। इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें कर ले जाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लाइट की बात करते हैं तो वेव, लाइट के वेव नेचर के बारे में हमने पार्टिकल नेचर देख लिया। अब हम वेव नेचर के बारे में बात करेंगे। वेव क्या होता है भाई? वेव देखो, वेव एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। क्या होता है? विक्षोभ, डिस्टरबेंस होता है ना। आप देखेंगे पार्टिकल नॉर्मली चल रहे हैं, अचानक से डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया तो ये क्या जनरेट हो जाएगी? वेव, है ना। वेव की अगर हम बात करते हैं तो वेव को क्लासिफाई करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, है ना। जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव की क्लासिफिकेशन के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इसको क्लासिफाई करने के हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो वेव का क्लासिफिकेशन हम बेटा एक तो मीडियम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मीडियम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मीडियम के अकॉर्डिंग। दूसरा प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग, प्रोपोगेशन। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका एनर्जी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा जब भी आप वेव का क्लासिफिकेशन करते हो, है ना, तो वेव कई तरह की हो सकती है, मल्टीपल टाइम्स। मीडियम के अकॉर्डिंग भी हम इसे बांट सकते हैं, है ना। अब जब हम मीडियम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मीडियम के अंदर देखते क्या है? मीडियम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है बेटा आपकी डेंसिटी और दूसरी होती है इलास्टिसिटी। मीडियम को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब इनर्शिया, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो हमारे हम वेव को मीडियम के अकॉर्डिंग प्रोपोगेशन मतलब ऑक्सीलेशन या चलने के आधार पर इसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एनर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। जब हम मीडियम के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी दो तरह की वेव आ जाती है। एक जो मीडियम पे बेटा क्या करती है? डिपेंड करती है। क्या करती है? डिपेंड करती है। दूसरी जो मीडियम से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है ना। एक जो डेंसिटी और इलास्टिसिटी पर डिपेंड करे, मतलब बिना डेंसिटी और इलास्टिसिटी के चले ही ना, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेव। और इसका नाम यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव लिख सकते हैं बेटा? मैकेनिकल वेव लिख सकते हैं। इसे याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव? दैट इज साउंड वेव। जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो वेव जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है उसका नाम क्या होता है? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जो कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेंगी, मतलब डेंसिटी और इलास्टिसिटी, इनर्शिया इन पर डिपेंड नहीं करती है। और जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम लेते हैं तो इसका एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, क्या बेटा? लाइट वेव। तो लाइट किस तरह की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल अलोंग। लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अब प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन मतलब चलना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो वेव का डिवाइडेशन है वो दो तरीके से होता है ना। मतलब वेव ऑक्सीलेट करते हुए आगे बढ़ रही है तो ऑक्सीलेशन या तो चलने की डायरेक्शन में ही होगा, मतलब इधर चल रही है, ऑक्सीलेशन भी इधर ही हो रहा है, या फिर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चल इधर रही है और ऑक्सीलेशन ऐसे कर रही है ना। तो दो तरह की इस बेस पर हमारे पास वेव हो जाती है। एक हो जाती है बेटा आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, जिसको आप हिंदी में अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं। और दूसरी हो जाती है ट्रांसवर्स वेव, इसे आप अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में खास बात क्या बेटा, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। खास बात क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन करते हुए चलती हैं। क्या करते हुए चलती हैं? कंप्रेशन प्लस रेयर फ्रैक्शन। मतलब स्प्रिंग देखा आपने, इस तरह से ये रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन हो गया, रेयर फ्रैक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर रेयर फ्रैक्शन हो गया। मतलब ये दब के ऐसे चल रही है ना, ये क्या चल रही है? ऐसे, ठीक।
अब इसमें क्या होता है, इन वेव में खास बात क्या होता है, इसमें ऑक्सीलेशन, वेव का जो ऑक्सीलेशन होता है और प्लस जो प्रोपोगेशन होता है, उसके बीच का जो एंगल होता है बेटा वो होता है 0 डिग्री। मतलब जिस डायरेक्शन में वो ऑक्सीलेट कर रही है उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका सिंपल सा आपकी डेली लाइफ पे जो एग्जाम्पल होता है वो साउंड वेव का हो जाता है। किसका हो जाता है? साउंड वेव। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें बेटा, तो ट्रांसवर्स वेव में सबसे पहली बात ये क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती है ना, कुछ शंग और गर्त बनाते हुए ऐसे चलती है ना, ये वेव ऐसे चलती है ना। ये क्या बन रहे हैं आपके क्रस्ट, और ये क्या बन रहे हैं? ट्रफ। तो क्रस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए चलती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल का ऑक्सीलेशन और उसके बीच का जो प्रोपोगेशन होता है, इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। और इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है आपका लाइट। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो वेव चल रही है वो क्रस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए चल रही है। मतलब ऑक्सीलेशन ऐसे हो रहा है और चलने की डायरेक्शन ये, तो वेव ऐसे चल रही है ना, जैसे ये वाली आप देख रहे थे। तो ये कौन सी वेव थी? ये आपकी ट्रांसवर्स वेव थी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लाइट किस तरह की वेव है, तो आप क्या जवाब दोगे? है ना, कोई अगर आपसे पूछता है कि लाइट किस तरह की वेव है, तो लाइट देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स वेव हो गई। यस और नो? ठीक। और अगर कोई आपसे पूछे कि भैया साउंड किस तरह की वेव है, तो साउंड मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से आते हैं। क्या लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है? कभी नहीं। क्या साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या साउंड डेंसिटी पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या लाइट डेंसिटी और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगी? कभी नहीं करेगी। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पेपर में आपके क्वेश्चन बनाते हैं, और आपको इन्हीं सारी चीजों को बेटा समझना है, जानना है और आगे बढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तीसरा हमारा था एनर्जी। तो एनर्जी के बेसिस पे हमारे पास दो वेव्स होती है, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स। इसको हम साउंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इन दो कैटेगरीज पर को ही यहाँ पे स्टक रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए।